पृथ्वी को छोड़कर किसी और ग्रह पर जाने के बारे में क्या विचार है? हम जानते हैं कि स्पेस इन्फिनिट है और इसे जितना एक्सप्लोर किया जाए उतना कम है। ऐसे में क्यों ना किसी और ग्रह पर ह्यूमन कॉलोनी बसाई जाए। सुनने में ये विचार जितना आकर्षक है, इसे धरातल पर उतारना उतना ही मुश्किल है। पृथ्वी को छोड़कर किसी और ग्रह पर बसना एक ऐसा मॉडल है जिसकी अपनी कई चुनौतियां हैं। चलिए आज रुख करते हैं उन चुनौतियों की ओर जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को मुश्किल बनाती हैं। ग्रेविटी ड्रैग। स्पेस को एक्सप्लोर करने की लिस्ट में जो पहली चुनौती हमारे सामने आती है वो बजट और ग्रेविटी से जुड़ी हुई है। पृथ्वी से किसी और ग्रह की ओर जाना इतना भी आसान नहीं। पृथ्वी की ग्रेविटी हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। दरअसल धरती पर मौजूद कोई वस्तु अगर स्पेस की ओर जाना चाहती है तो उसे 40,233 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की स्पीड से ऊपर की ओर शूट करना होगा। लेकिन मुसीबत ये है कि ऐसा करने के लिए हमें भारी मात्रा में ऊर्जा के साथ बजट की जरूरत होती है। अगर आपको नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर याद है तो आपको बता दें कि इस रोवर को केवल लॉन्च करने में लगभग $200 मिलियन का खर्च आया, जो कि इस मिशन के बजट का केवल 10वां हिस्सा है। किसी भी मिशन को दूसरे ग्रह पर भेजने के लिए उसके साथ टेक्नोलॉजीज भी भेजी जाती हैं। ऐसे में अगर हम क्रू को भी मिशन पर भेजते हैं तो उनके जीवित रहने के लिए बाकी उपकरण और जरूरी सामान को भेजने की भी जरूरत होगी। ये सभी चीजें दूसरे ग्रह पर भेजे जाने वाले मिशन का वजन बढ़ाएंगी, जिससे लागत में भी बढ़ोतरी होगी। यानी आम भाषा में कहें तो किसी भी मिशन को बनाने के लिए लागत एक महत्वपूर्ण पहलू है। अवर शिप्स आर वे टू स्लो। अंतरिक्ष से गुजरना आसान है, यह एक वैक्यूम है और स्पेस में आगे बढ़ना कोई टेढ़ी खीर नहीं है। लेकिन किसी भी मिशन को स्पेस तक भेजना असल चुनौती है। वस्तु का मास जितना ज्यादा होता है उसे ऊपर की ओर भेजने में उतना ही ज्यादा फोर्स लगता है। ऐसा ही कुछ रॉकेट्स में भी देखा जाता है जो आकार में काफी विशाल होते हैं। हालांकि इनिशियल पुश के लिए केमिकल प्रोपेलेंट्स एक बेहतर विकल्प बनकर हमारे सामने आते हैं, लेकिन केरोसिन केवल कुछ ही मिनट में जलकर खत्म हो जाता है, जिसके बाद आगे की यात्रा को तय करने के लिए केमिकल प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या आपने आगे की यात्रा के बारे में सोचा है? इस स्थिति में हमें जुपिटर तक पहुंचने में 5 से 6 साल लगते हैं। ऐसे में हमें एक नए तरीके की जरूरत है जो स्पेस में हमारी यात्रा की अवधि को कम करने में कारगर हो। स्पेस डेब्री। अगर मान भी लें कि हम अपनी स्पेस यात्रा को शॉर्ट टर्म करने में सफल रहे, यानी कि छोटी बनाने में सफल रहे, तो भी हमारी दिक्कतें यहीं तक सीमित नहीं रहेंगी। इंसानों द्वारा फैलाए गए स्पेस डेब्री के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या हो अगर स्पेस में भेजा गया हमारा मिशन अचानक ही किसी डेब्री से टकरा जाए? डेब्री यानी स्पेस में मानव निर्मित कचरा, जो कि स्पेस में मानव द्वारा भेजी गई सैटेलाइट्स के कारण होता है। जब भी स्पेस में कोई सैटेलाइट या स्पेस प्रोब खराब हो जाता है तो इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में यूं ही खुला छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से यह सैटेलाइट्स धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में चक्कर लगाती रहती हैं। जीरो ग्रेविटी होने के कारण स्पेस का यह कचरा न तो कभी धरती की ओर गिरता है और न ही कभी भी नष्ट होता है। स्पेस मलबा आज एक बड़ी समस्या है और इससे निपटने की आज भी हमारे पास कोई तकनीकी नहीं है। यूएस स्पेस सर्विलांस नेटवर्क के अनुसार स्पेस में 17,000 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी जानकारी उनके पास है। इस स्पेस मलबे का आकार सॉफ्ट बॉल जितना है और ये 17,500 मीटर पर आवर की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। इसके अलावा 10 सेंटीमीटर से छोटे 5 लाख वस्तुएं हैं। ऐसे में हमें जरूरत है एक ऐसे मिशन पर काम करने की जो इस डेब्री को साफ करने का काम करे और भविष्य के स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन को बेहतर बना सके। नो जीपीएस फॉर स्पेस। स्पेस में काम करने के लिए हमारे पास एक ही नेविगेशन टूल है जिसे डीप स्पेस नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। डीप स्पेस नेटवर्क बहुत सारे एंटीना एरेज के कलेक्शन को कहते हैं जो कि कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में मौजूद है। ये स्पेस नेटवर्क भेजे गए सभी सैटेलाइट्स और मिशंस को रास्ता देता है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा मिशन उड़ान भर रहे हैं, ये नेटवर्क कंजेस्टेड होता जा रहा है। इसी वजह से स्विच बोर्ड अक्सर व्यस्त रहता है। हमारे पास स्पेसक्राफ्ट में किसी तरह का जीपीएस नहीं है जो हमें दूर अंतरिक्ष में रास्ता दिखा सके। स्पेसक्राफ्ट में लगे एटॉमिक क्लॉक्स भी कुछ ही समय तक काम करता है। जैसे जैसे रॉकेट पृथ्वी से दूर जाता है वैसे वैसे लाइट की स्पीड से यात्रा करने वाले रेडियो वेव्स को पहुंचने में भी कई घंटों का समय लगता है। ऐसे में तारे आपको बता सकते हैं कि आपको कहां जाना है, लेकिन वे बहुत दूर होते हैं और आपको ये नहीं बता पाते कि आप इस समय कहां हैं। इसलिए नासा डीप स्पेस नेटवर्क के
बर्डन को कम करने के लिए काम कर रहा है। स्पेस अ बिग ऑफ कैंसर। पृथ्वी के वातावरण और मैग्नेटिक फील्ड के बाहर की दुनिया बेहद खतरनाक है। स्पेस में सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से यात्रा करते हैं। ये पार्टिकल्स स्पेस रेडिएशंस को छोड़ते हैं जो कि बहुत घातक होते हैं। इन रेडिएशन से कैंसर के अलावा कैटरैक्ट्स यानी कि मोतियाबिंद और अल्जाइमर्स होने का डर रहता है। अल्जाइमर वो बीमारी होती है जिसमें इंसान अपनी याददाश्त खोने लगता है। जब ये पार्टिकल्स स्पेसक्राफ्ट से टकराते हैं तो इनके न्यूक्लियाई के चलते सेकेंडरी रेडिएशन उत्पन्न होती है, जिससे दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में आज हमें जरूरत है एक ऐसे मटेरियल को खोजने की जो हल्का और मजबूत होने के साथ सेकेंडरी रेडिएशन को उत्पन्न न होने दे। इस कड़ी में प्लास्टिक एक अच्छा विकल्प बनकर हमारे सामने आता है। मार्स हैज नो सुपरमार्केट्स। दूसरे ग्रह पर जाने में एक दिक्कत ये है कि धरती की तरह हमें स्पेस में जरूरत की चीजें खरीदने के लिए सुपरमार्केट नहीं मिलेंगी। पृथ्वी पर आज हम किसी भी फसल को आसानी से उगा सकते हैं, लेकिन बाकी ग्रह और स्पेस का वातावरण फसलों को उगाने के लायक नहीं है। ऐसे में ज्यादा समय तक हम दूसरे ग्रह पर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हालांकि वैज्ञानिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अलग अलग तरह की फसल उगा रहे हैं जिसमें प्रोटीन्स, फैट्स और कार्ब्स मिल सके, लेकिन अभी ये विचार दूर की कौड़ी लगता है। जीरो ग्रेविटी। स्पेस में इंसान कुछ समय के लिए तो जा सकता है, लेकिन वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। दरअसल अंतरिक्ष में वेट और ग्रेविटेशन के न होने के कारण शरीर अजीब तरह से व्यवहार करने लगता है। शरीर का वजन बेहद कम हो जाता है, जिसके चलते शरीर बर्बाद होने लगता है। इम्यून सेल्स अपना काम करना बंद कर देती हैं और रेड ब्लड सेल्स फट जाती हैं। शरीर में ऐसा बदलाव किडनी स्टोन्स को जन्म देता है और दिल को आलसी बनाता है। इंसान के शरीर में 60% पानी होता है, जो धरती पर ग्रेविटी के कारण निचले भाग तक पहुंचता है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी लिक्विड मैटर ग्रेविटी न होने के कारण अंतरिक्ष में तैरती रहती है, जिसके चलते शरीर में मौजूद सभी तरल पदार्थ शरीर के ऊपरी भाग यानी सर के साथ मसल्स तक चढ़ते चले जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि शरीर बेहद अलग तरीके से पेश आता है। कानों से लेकर आंखों में सूजन आ जाती है, साथ ही उल्टी आना और सिर दर्द जैसी परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री इन सभी परेशानियों से बचने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और स्पेस ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन फिर भी वे अंतरिक्ष में हड्डियों का मांस खो देते हैं और स्पेस सिकनेस का शिकार बन जाते हैं। ग्रहों के बीच की यात्रा और मानसिक स्वास्थ्य। जब डॉक्टर स्ट्रोक या दिल के दौरे का इलाज करते हैं तो वे कभी कभी पेशेंट के तापमान को कम करते हैं और मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। कुछ ऐसी ही ट्रिक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी काम करती है। इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल का हिस्सा बनने का मतलब है कि आप एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां आपको 1 साल के लिए क्रैम्प्ड स्पेसक्राफ्ट यानी कि तंग स्पेसक्राफ्ट में रहना पड़ सकता है। साथ ही खराब भोजन और जीरो प्राइवेसी आपके दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती है। शॉर्ट टर्म के लिए स्पेस में जाने वाले यात्री की मेंटल हेल्थ को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में अगर हम स्पेस में जाने के बारे में विचार करते हैं तो ध्यान रहे कि लंबे समय तक स्पेस में रहने पर आप अपना दिमागी संतुलन खो सकते हैं। क्रैशिंग इज नॉट एन ऑप्शन। मान भी लें कि आप सभी चुनौतियों को पार कर कई महीनों और सालों तक स्पेस में ट्रैवल करने में सफल रहे, लेकिन जरा सोचिए कि आप दूसरे ग्रह की सतह पर लैंड कैसे करेंगे। स्पीड में थोड़ी सी भी गलती आपके स्पेसक्राफ्ट को सीधे क्रैश कर सकती है। दूसरे ग्रह के वातावरण में प्रवेश करते हुए आपके स्पेसक्राफ्ट की स्पीड काफी महत्व रखती है। घटनाओं से बचने के लिए सबसे पहले दूसरे ग्रह पर आपको अपनी डेस्टिनेशन को तय करना होगा। वातावरण में मौजूद गैसें फ्रिक्शन क्रिएट करेंगी, जिससे आपकी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड में कमी आ सकती है। किसी भी ग्रह के वातावरण में आप डायरेक्ट प्रवेश नहीं ले सकते और न ही सीधे तौर पर उतर सकते हैं। किसी भी ग्रह पर उतरते हुए आपको इलेप्टिकल ऑर्बिट में उसके वातावरण में प्रवेश करना होता है। इसे एरो ब्रेकिंग टेक्निक कहा जाता है। माउंटेन ऑफ एल्यूमिनियम ओर। जब स्पेस एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी को छोड़ स्पेस की ओर जाते हैं तो जरूरी सामान अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन वो सब कुछ अपने साथ नहीं ले जा सकते। ठीक ऐसा ही होगा जब स्पेस कैरेवेंस यानी कि स्पेस का कारवां दूसरे ग्रह की ओर यात्रा करेगा। इस यात्रा पर आप बीज, ऑक्सीजन, जनरेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए कुछ मशीनें जरूर साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन दूसरे ग्रह पर आपको सब कुछ फिर से बनाना होगा, क्योंकि पृथ्वी के सभी रिसोर्सेज को दूसरे ग्रह पर ले जाना मुमकिन नहीं है। किसी भी ग्रह पर हमें सभी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी जैसे कि पृथ्वी पर आसानी से मिल जाती हैं। शुक्र है कि हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह पर कोई ना कोई केमिकल एलिमेंट है। चांद के पास बहुत सारा एल्यूमिनियम है और मंगल ग्रह में सिलिका और आयरन ऑक्साइड है।
वहीं पास के एस्टेरॉइड्स में भारी मात्रा में कार्बन और प्लेटिनम ओर्स है जो हमारे काम आ सकता है। बता दें कि नासा एक ऐसी प्रक्रिया को खोज रहा है जो 3D प्रिंट इमारतों को बना सके ताकि हमें स्पेशल इक्विपमेंट को ले जाने की जरूरत ना हो। एक्सप्लोरेशन। हम जानते हैं कि पृथ्वी को इंसानों ने खुद नहीं बसाया, बल्कि डॉग्स ने इस काम में हमारा साथ दिया। कुछ ऐसा ही बसने वाली नई दुनिया के साथ भी है। अगर हमने कभी दूसरे ग्रह को बसाया तो हमें इस काम में किसी के साथ की जरूरत होगी और इसकी बहुत संभावना है कि ये नए दोस्त रोबोट हो सकते हैं। कहीं भी बसने में बहुत सारा काम होता है और रोबोट पूरे दिन बिना खाए या सांस लिए खुदाई कर सकते हैं। ऐसे में दूसरे ग्रह पर बसने के लिए हमें ऐसे रोबोट को बनाने की जरूरत होगी जो हमारे लिए ये काम कर सके। स्पेस इज बिग। इंसान ने अब तक जो सबसे तेज प्रोब बनाया है उसे हम हीलियोस 2 के नाम से जानते हैं। अगर इंसान साउंड की गति से ट्रैवल करने वाले स्पेसक्राफ्ट को बनाए तो भी उसको अपने स्टेलर नेबर यानी कि अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में लगभग 19,000 साल लगेंगे। ये समय इतना ज्यादा है कि कोई भी दूसरे ग्रह पर जाने की कल्पना नहीं करेगा, क्योंकि ये एक मल्टी जनरेशनल शिप होगा जिसमें कई पुश्तें जन्म लेकर खत्म हो जाएंगी। ऐसे में इस दूरी पर जल्दी पहुंचने के लिए हमें दूसरी तरकीब आजमानी होगी। इसके लिए हमें पावर की जरूरत होगी और पावर के लिए हम जुपिटर पर पाए जाने वाले हीलियम 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूजन में फ्यूल के रूप में काम करता है। अक्सर वैज्ञानिक और इंसान यही सोचता आया है कि अगर पृथ्वी रहने लायक नहीं रही तो हम मंगल या सितारों पर जाकर नई दुनिया बसा सकते हैं। लेकिन ये विचार जितना अनोखा लगता है उतना ही मुश्किल है। पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र हैबिटेबल प्लैनेट है। अगर इसके बाद भी हम इस ग्रह को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो इसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।